नमस्कार मित्रों, एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के बाद आज हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है और जिसकी की एकेडमिक वैल्यू भी है वह है कशिंग सिंड्रोम। हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, इस शब्द का अर्थ क्या है? हाइपर अर्थात बढ़ा हुआ, कॉर्टिसोलिज्म रक्त में कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा। तो जब कभी रक्त में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा अधिक हो सामान्य से, तो उस स्थिति को हम कहते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। इसका नाम है कशिंग सिंड्रोम। सिंड्रोम उस हम परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बहुत सारे कारणों से कोई एक डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहा हो। कोई एक कारण ना हो, तो जब किसी चीज़ को बहुत सारे कारणों से पैदा होता है तब हम उसको सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स हों, कई प्रकार से उत्पन्न होने वाले हों और अलग अलग कारणों से हो रहे हों। तो इस प्रकार से हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, जिसको इसके इन्वेंटर कशिंग्स के नाम पे कशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, यह एक हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एक्सेस सिंड्रोम है, जिसके अनेक कारण हैं और उन कारणों से मिलने वाले अनेक प्रकार के फीचर्स हैं, उनका एक समूह यह बनाता है कशिंग सिंड्रोम। आइए इसकी एक एक करके चर्चा करते हैं कि किन कारणों से यह कशिंग सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक्सेस जो होता है वह हाइपरकॉर्टिसोलिज्म कहलाता है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से उत्पन्न होते हैं? यह हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जिनके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस होती है और यहीं से ये सिक्रीट होता है। अब एक तो कारण हुआ कि एड्रिनल ग्लैंड्स ही हमारी अधिक मात्रा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बना रही हो, जिसको कहते हैं प्राइमरी एड्रिनल डिसऑर्डर से उत्पन्न होने वाला एड्रिनल ग्लैंड्स का अपना डिसऑर्डर, तो प्राइमरी हाइपर कॉर्टिसोलिज्मिया। और दूसरा हुआ जो ग्लैंड स्वयं न उत्पन्न कर रही हो, अपने कारण से ही ना उत्पन्न कर रही हो, कोई दूसरा उसे उत्तेजित कर रहा हो, तो सेकेंडरी ड्रग का ग्लैंड का अपना डिसऑर्डर नहीं, कहीं बाहर से उत्तेजित हो रहा है। तो एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित कौन करता है? पिट्यूटरी ACTH के द्वारा, जिसे कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। तो यह कॉर्टिकोट्रोपिन के द्वारा जब उत्तेजित हो रही है, उसके कारण से होने वाला कशिंग सिंड्रोम। तो एक हुआ एड्रिनल ग्लैंड का अपना प्राइमरी, और दूसरा किसी अन्य कारण से यदि एड्रिनल ग्लैंड उत्तेजित हो रही हो तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एड्रिनल डिसऑर्डर्स की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक एड्रिनल ग्लैंड में एक ट्यूमर है, अर्थात प्राइमरी एड्रिनल डिजीज वह कंडीशन है जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड ऑटोनोमसली काम कर रही है, स्वयंभू अपने आप ही वो कार्य करती जा रही है, कोई दूसरा उसको उत्तेजित नहीं कर रहा। तो ऑटोनोमसली फंक्शनिंग जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो कॉर्टिसोल बना रही हैं, और जब ये कॉर्टिसोल ज़्यादा बनाएंगी तो ये कॉर्टिसोल नेगेटिव इनहिबिशन से, नेगेटिव फीडबैक से CRH और ACTH को सप्रेस कर देगा। तो इस प्रकार प्राइमरी एड्रिनल डिसऑर्डर जो है, जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड से ऑटोनोमस कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन हो रहा है, वह ACTH और CRH को सप्रेस कर देंगी नेगेटिव फीडबैक से। इसीलिए इसको कहते हैं ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम का वह कॉज जिसमें ACTH की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप हो रहा है। इसके विपरीत दूसरे के कारण क्या हुए? सेकेंडरी स्टिमुलेशन, अर्थात ग्लैंड को कहीं बाहर से स्टिमुलेशन मिल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से बाहर का, जो उससे कॉर्टिसोल को एक्सेसिव मात्रा में सिक्रीट करवा रहा है। तो इंक्रीज सीरम कॉर्टिसोल तो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म का मतलब ही यही है कि रक्त में सीरम कॉर्टिसोल की मात्रा अधिक होना। अब यहाँ पर क्या है, कहीं से ACTH मिल रहा है जो इस ग्लैंड को उत्तेजित कर रहा है, तो यहाँ पे हमें सीरम ACTH लेवल भी बढ़े हुए मिलेंगे। इसीलिए इनको कहते हैं ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम वो जिसमें कहीं से ACTH आ रहा हो और वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स को उत्तेजित कर रहा हो। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा? प्राइमरी कशिंग सिंड्रोम जिसमें एड्रिनल ग्लैंड्स ही डिफेक्टिव हैं और ऑटोनोमसली प्रोड्यूस कर रही हैं कॉर्टिसोल, ये ACTH इंडिपेंडेंट कॉज हुआ। और दूसरा हुआ ACTH डिपेंडेंट कॉज, मतलब कहीं और से ACTH आ रहा है
जो ग्लैंड को उत्तेजित कर रहा है, ACTH डिपेंडेंट। और यह ACTH डिपेंडेंट मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कहीं और से, सोचने में तो ये लगता है कि ACTH तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है तो वहीं से आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में कभी कभी वो कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं, अधिकांश तो यही होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है जो ACTH बना रहा है और जो कॉर्टिसोल को सिक्रीट करा रहा है एड्रिनल ग्लैंड से। लेकिन कहीं कहीं कुछ दूसरे ट्यूमर्स भी होते हैं जो ACTH बनाते हैं और ये ACTH जाके एड्रिनल ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है। तो इस प्रकार एड्रिनल, ये दोनों ही कारण क्या है, ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम के कारण है। लेकिन एक में यूटोपिक ACTH, मतलब अपनी सामान्य स्थान से सिक्रीट होने वाला ACTH है, दूसरे में एक्टोपिक ACTH है जो सामान्य स्थान के अतिरिक्त किसी और स्थान से सिक्रीट हो रहा है। तो इस प्रकार से ACTH डिपेंडेंट कॉजेज में एक हो गया यूटोपिक ACTH जहां पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, दूसरा हो गया ACTH एक्टोपिक जहां ACTH कहीं और से आ रहा है। रेयरली कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक्टोपिक CRH बनता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से न बन के किसी और ट्यूमर से बन रहा है और यह पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके वहां से ACTH सिक्रीट करा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया कि एड्रिनल्स के अपने प्राइमरी कॉजेज ACTH इंडिपेंडेंट और एड्रिनल से बाहर के कहीं के कॉजेज ACTH डिपेंडेंट, जो कि यूटोपिक ACTH से हो सकते हैं और एक्टोपिक ACTH से हो सकते हैं। आइए इनको कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं इनको दोबारा समझ लेते हैं। ACTH इंडिपेंडेंट कॉज अर्थात जो एड्रिनल ग्लैंड से ही अपना उत्पन्न हो रहा है, वह कैसे हो सकता है, या तो एड्रिनल ग्लैंड में कोई एडिनोमा हो, बेनाइन ट्यूमर ऑफ अ ग्लैंड, एडिनोमा, या एड्रिनल कार्सिनोमा हो, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ अ ग्लैंड, एड्रिनल कार्सिनोमा। कभी कभी मैक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया, दोनों ग्लैंड्स, ट्यूमर कोई नहीं है, वह हाइपरप्लेजिया हो गया, वह साइज में बढ़ गई, आकार में बढ़ गई और उनसे उनका जो फंक्शन था वो बढ़ गया। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जो ACTH इंडिपेंडेंट, मतलब प्राइमरी एड्रिनल डिसऑर्डर्स, जो कि कॉर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट कर सकते हैं। इसके विपरीत क्या हुआ, ACTH डिपेंडेंट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूटोपिक भी हो सकता है पिट्यूटरी से या एक्टोपिक हो सकता है कहीं बाहर से। यूटोपिक जो पिट्यूटरी से होता है इसको हम कहते हैं कशिंग डिजीज। देखिए इसको याद रखना है, कशिंग सिंड्रोम किसी भी कारण से अगर कॉर्टिसोल की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है तो कशिंग सिंड्रोम है, लेकिन अगर इसका कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाला अधिक मात्रा में ACTH पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण से, तब इसको कहते हैं कशिंग डिजीज। तो सभी कशिंग डिजीज तो कशिंग सिंड्रोम होंगे, लेकिन कशिंग सिंड्रोम के अपने बहुत सारे कारण हैं, इसलिए सारे कशिंग सिंड्रोम कशिंग डिजीज नहीं होंगे। तो कशिंग डिजीज कशिंग सिंड्रोम का एक पार्ट है। तो इस प्रकार से यूटोपिक ACTH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं जिसे कशिंग डिजीज कहते हैं, और एक्टोपिक ACTH जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि पिट्यूटरी से अतिरिक्त कहीं और से ACTH आ रहा है। कहाँ कहाँ से आ सकता है, ब्रोंकियल या पैंक्रियाटिक कार्सिनोइड ट्यूमर्स, जो कि न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं, और वह ब्रोंकस से या पैंक्रियास से वो हो, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हो वह भी, या मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जो कि फिर न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड का ट्यूमर है। तो न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड के ट्यूमर ब्रोंकियल कार्सिनोइड, पैंक्रियाटिक कार्सिनोइड या मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड या स्मॉल सेल कार्सिनोमा, यह सब ट्यूमर्स ACTH सिक्रीट कर सकते हैं और उसके द्वारा कशिंग सिंड्रोम करा सकते हैं। रेयरली जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्टोपिक CRH भी हो सकता है। तो यह कारण हुए हमारे ACTH डिपेंडेंट और ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम के। लेकिन अगर पूछा जाए इन सब में सबसे कॉमन कारण कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड से बनने वाला ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम, या पिट्यूटरी से बनने वाला ACTH कशिंग डिजीज, या एक्टोपिक ACTH, तो आप इसमें क्या कहेंगे? वास्तव में अगर ये हम देखें, इनमें से कोई भी कशिंग सिंड्रोम का कॉमनिस्ट कारण नहीं है। कशिंग सिंड्रोम का जो कॉमनिस्ट कारण है वह कुछ और है, और वह है जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बाहर से किसी दवा के रूप में हम लेते हैं,
ब्रोंकियल एस्थमा के लिए ले रहे हैं, आर्थराइटिस के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए, क्रॉनिक एलर्जी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो जो बाहर से दी जाने वाली एक्सोजेनस, बाहर से दी जाने वाली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उनके कारण से अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, ब्लड में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हो, तो यह कॉमनेस्ट कॉज है कशिंग सिंड्रोम का। तो यह बहुत याद रखने वाला तथ्य है। तो अगर हम देखें तो सभी हाइपरकोर्टिसोलिज्म में जो कॉमनेस्ट है वो तो एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम है, जहां हमने ड्रग बाहर से दी, लेकिन जो एंडोजेनस है, जहां पे कोर्टिसोल अंदर शरीर के बन रहा है, उसमें पिट्यूटरी से बनने वाला ACTH जब ज़्यादा हो, किसी ACTH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण से, उसको कहते हैं कशिंग डिजीज, और यह हमारा कॉमनेस्ट कॉज है कशिंग सिंड्रोम का। 70% केसेस में कशिंग डिजीज मतलब पिट्यूटरी एडिनोमा जो ACTH बना रहा है। 15% केसेस में एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम, जो हम लोगों ने बात किया कि पैंक्रियास का ब्रोंकियल कार्सिनोइड, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड या स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, यह सब है 15% केसेस में। और एड्रिनल डिजीज के अपने कॉजेज जो ACTH इंडिपेंडेंट है वह है 10% केसेस में। तो एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम का कॉमनेस्ट कॉज है, लेकिन अगर एंडोजेनस कशिंग की बात करें तो उसका कॉमनेस्ट कॉज क्या हुआ? पिट्यूटरी ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, जिसे कहते हैं कशिंग डिजीज। अब इनमें से एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम जो ट्यूमर्स हैं, ब्रोंकियल कार्सिनोइड, पैंक्रियाटिक कार्सिनोइड, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, यह सब मेल्स में ज़्यादा होते हैं। मेल फीमेल रेशियो एक्चुअली बराबर है। बाकी चाहे एड्रिनल के कॉजेज़ हों चाहे पिट्यूटरी के कॉजेज़ हों, वह महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, 4 गुना तक ज़्यादा कॉमन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मित्रों समझा कि कशिंग सिंड्रोम के कारण क्या क्या हैं, जो इनके प्रमुख फीचर्स हैं, इनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। कशिंग डिजीज अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा जो कि ACTH यूटोपिक ACTH ज़्यादा बना रहा है, यह पिट्यूटरी एडिनोमा 90% केसेस में माइक्रो एडिनोमा होता है। ये क्या होते हैं? पिट्यूटरी एडिनोमा को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, 1 सेंटीमीटर से बड़ा मैक्रो एडिनोमा और 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर से छोटा माइक्रो एडिनोमा। अब जो पिट्यूटरी एडिनोमा बहुत जल्दी लक्षण उत्पन्न कर दे वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। कशिंग सिंड्रोम में हाइपरकोर्टिसोलिज्म जब होता है उसके लक्षण बहुत जल्दी उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसी कारण से अधिकांश कशिंग डिजीज के पेशेंट्स वो माइक्रो एडिनोमा की स्टेज पे डायग्नोज हो जाते हैं। इसीलिए अधिकांश केसेस 90% केसेस में हम इसको माइक्रो एडिनोमा की स्टेज में पकड़ लेते हैं। कभी कभी यह मैक्रो एडिनोमा की स्टेज में पकड़ में आता है। अधिकांश केसेस स्पोरेडिक होते हैं जो कि किसी म्यूटेशन से होते हैं। कभी कभी मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया के साथ कनेक्टेड होता है, वो रेयर कॉज है। अच्छा, यहाँ पर आप यह भी कह सकते हैं जब इसने ACTH बनाया, ACTH ने एड्रिनल से कोर्टिसोल बनवाया, ये कोर्टिसोल जाएगा और नेगेटिव फीडबैक से ACTH को सप्रेस कर देगा। लेकिन नॉर्मली तो ऐसा होता है। यहाँ पर क्या है? पिट्यूटरी में एडिनोमा एक ट्यूमर, और ट्यूमर हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशंस को वह उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो जो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इसमें नहीं होता, यह इसके लिए रेजिस्टेंट होता है। इसीलिए ACTH प्रोडक्शन कम नहीं हो पाता और कोर्टिसोल का हाइपर प्रोडक्शन चलता रहता है। यह कशिंग डिजीज जो है यह फीमेल्स में 4 गुना ज़्यादा होती है। यंग फीमेल्स 20 to 40 ईयर्स की एजेस में ज़्यादा होती है, और ये धीरे धीरे लंबे समय तक चलता रहता है जब तक डिटेक्ट ना हो। बहुत एग्रेसिव ट्यूमर यह पिट्यूटरी एडिनोमा नहीं होता। तो जो इसमें मुख्य रूप से तो कोर्टिसोल को बढ़ाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा एंड्रोजन की भी बढ़ जाती है, और जिसके कारण से एंड्रोजेनिक मैनिफेस्टेशन जैसे एक्ने और हर्सुटिज्म जो है वह अगर होते हैं थोड़े बहुत, तो यह भी हमें मिल जाते हैं। तो ज़्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता यह भी ध्यान रखना, थोड़ी मात्रा में एंड्रोजन, और हाइपर पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसमें कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड फीचर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोर्टिसोल वाले फीचर्स हमको मिलते हैं। तो ये एक बेनाइन स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है जो मेनली कोर्टिसोल हाइपर प्रोडक्शन करता है, थोड़ा एंड्रोजन, थोड़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड,
और ACTH के लेवल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिसके कारण से हाइपर पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब इसके विपरीत जो एक्टोपिक ACTH है, जो पिट्यूटरी के अतिरिक्त कहीं और से ACTH आ रहा है ट्यूमर्स के माध्यम से, यह जो ट्यूमर्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए कि कुछ कार्सिनोइड हो सकते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो सकते हैं, यह थोड़ा इनका बिहेवियर अलग है। यह बहुत छोटे ट्यूमर्स होते हैं, जल्दी लोकेट नहीं होते और यह बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ACTH बनाते हैं। तो इनका बहुत ही एक्यूट मैनिफेस्टेशन होते हैं, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा है ना, लंबे समय तक धीरे धीरे चलता रहे, यह उसकी अपेक्षाकृत बहुत तेज़ी से यह सिक्रीट होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ACTH सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण से इनके क्या फीचर्स हैं? इनके फीचर्स हैं कि एक्सट्रीमली हाई अमाउंट्स ऑफ ACTH की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, कॉर्टिसोल सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। ACTH ज़्यादा होगा तो उसके कारण से हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा मिलेगा। कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा है, उसके कारण से बहुत ही सीवियर सिम्टम्स मिलेंगे कशिंग सिंड्रोम के, वेट लॉस, जनरलाइज्ड वीकनेस, मायोपैथी, हाइपर पिगमेंटेशन, यह सब बहुत फ्लूरिड होंगे और इनके कारण से हाइपोकैलेमिक एल्कलूसिस, जो थोड़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी थोड़ी आने लग जाती है, बहुत हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल के कारण से, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस प्रकार से मिनरलोकॉर्टिकॉइड लक्षण उत्पन्न करते हैं। यह जैसे हम लोगों ने बात की कि कुछ हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के कारण से ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकियल पैंक्रियाटिक कार्सिनोइड, इनके कारण से हो सकता है और यह अधिकांश केसेस जो होते हैं एक्टोपिक ACTH के इन्हीं कारणों से होते हैं। अब एक और कैटेगरी भी है जो करती तो एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत माइल्ड है। 20% केसेस में माइल्ड एंडोलेंट ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन ब्रोंकियल न्यूरोएंडोक्रीन ट्यूमर्स। यह थोड़ी मात्रा में ACTH बनाते हैं, जैसे यूटोपिक ACTH पिट्यूटरी एडिनोमा से बनता है, और इनके फीचर्स भी बहुत माइल्ड होते हैं। तो इनको कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कशिंग डिजीज या पिट्यूटरी एडिनोमा से डिस्टिंग्विश कर पाना। अब आते हैं ACTH इंडिपेंडेंट या पिट्यूटरी के एड्रिनल ग्लैंड के अपने कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम के। एड्रिनल एडिनोमा लेस देन 10% केसेस में होता है। एड्रिनल ग्लैंड में ही ट्यूमर है जो कि कॉर्टिसोल ज़्यादा बना रहा है, मेनली कॉर्टिसोल बनाता है। ये भी बेनाइन और स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है, लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन एड्रिनल कार्सिनोमा जो कि काफ़ी रेयर तो है, लेकिन ये बहुत लार्ज अमाउंट में यह कॉर्टिसोल बनाता है और साथ साथ एंड्रोजेंस भी बनाता है। तो जिसके कारण से एड्रिनल एडिनोमा और एड्रिनल कार्सिनोमा में डिफरेंस क्या हुआ? यह भी बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेसिव ट्यूमर है। यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ मिनरलो एंड्रोजेंस को भी ज़्यादा बनाता है, तो इसमें एंड्रोजेनिक लक्षण ज़्यादा मिलेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने डिस्कस किया कि कशिंग सिंड्रोम, एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम सबसे कॉमन एंटिटी है। एंडोजेनस कशिंग सिंड्रोम ACTH डिपेंडेंट हो सकता है। पिट्यूटरी से यूटोपिक ACTH जो कशिंग डिजीज कहलाता है और एंडोजेनस कशिंग का कॉमनेस्ट का कॉज है। एक्टोपिक ACTH जो कई और ट्यूमर से होता है, जो कि मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, बेनाइन भी। और ACTH इंडिपेंडेंट कॉज जो एड्रिनल्स में का अपना कारण है, एड्रिनल एडिनोमा या एड्रिनल कार्सिनोमा के कारण से। तो यह थे फीचर्स कशिंग सिंड्रोम कैसे कैसे होता है, उसकी इटियोलॉजीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। धन्यवाद।